देश में एक घाटी है शिमोगा। इसकी गिनती हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगहों में होती है। शिमोगा का मतलब होता है शिव का मुख। बताया जाता है कि सर्दियों पहले उस घाटी का आकार महादेव के मुख जैसा था। वक्त के साथ साथ जंगल कटते गए, आकार बदलता गया, लेकिन उस घाटी में शिव शक्ति से जुड़ी जो निशानियां थी आज भी जस की तस वहीं पर है, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा। तो आज टीवी पर पहली बार खोज कर ला रहे हैं हम शिव मुख घाटी का संपूर्ण दृश्य। कहते हैं सैकड़ों बरस पहले इस घाटी की आसमानी तस्वीर भगवान शिव के चेहरे से मिलती थी। जंगल ऐसा था जैसे शिव की जटाएं हों। झरने ऐसे जैसे उन जटाओं से गंगा बह रही हो। नदी ऐसी है जैसे शिव के गले पर माला झिलमिला रही हो। इसलिए घाटी का नाम पड़ा शिवमुख, जिसे शिवमोगा भी कहा गया। और आज के दौर में जिसे हम शिमोगा के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक। इन पर्वतों, झरनों और नदियों के बीच सिर्फ एक तस्वीर ही भारतवर्ष तक पहुंची। शलमाला नदी के सहस्त्रलिंग की तस्वीर। नदी की धार में दिखते सैकड़ों शिवलिंग। लेकिन ये दृश्यम तो हम और आप पहले भी देख चुके हैं। देश की इस धरोहर पर नतमस्तक भी हो चुके हैं। मगर अब तक हम जो कुछ भी देखते आए, समझते आए, सुनते आए, वो इस दृश्यम का सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा था। शिमोगा के जंगल, शलमाला नदी और पूरी पर्वत श्रृंखलाओं से खोज कर ला रहे हैं हम शिवमुख घाटी से अब तक का संपूर्ण और बेमिसाल दृश्य। इसके लिए हमें जाना था कर्नाटक के सिरसी से लगे शिमोगा जंगल के सबसे घने इलाके में। दृश्यम की खोज का हमारा यह सफर शुरू हुआ शलमाला नदी के दूसरे छोर से। देश के कई राज्यों और शहरों में आपने ऐसा वाटरफॉल या झरना देखा होगा, लेकिन हम जिस वाटरफॉल के सामने से आज दृश्यम की शुरुआत करने जा रहे हैं वो बहुत खास है। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश वत्स
इंटरनेट पर आपने एक तस्वीर देखी होगी जो बहुत वायरल है। उस तस्वीर में पानी के नीचे एक साथ सैकड़ों हजारों शिवलिंग दिखते हैं। कहते हैं कि वो तस्वीर अधूरी है। सवाल ये कि अगर वो तस्वीर अधूरी है तो फिर पूरी तस्वीर क्या है? आज दृश्यम में हम आपको उस शलमाला नदी की पूरी तस्वीर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। लोग वहां पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने नदी के एक हिस्से की उस तस्वीर को ही देखा जो इंटरनेट पर बहुत पहले से वायरल है। उस जगह तक पहुंचने की पहली शुरुआत हम इस वाटरफॉल से ही कर रहे हैं। शिमोगा जंगल बहुत बड़ा है। तुंगा, भद्रा, दंडावती, शरावती कई नदियां बहती हैं। लेकिन शलमाला नदी को सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि शलमाला का मतलब होता है देवी पार्वती। इन्हीं नदियों से इलाके की खूबसूरती है। और यही नदियां मुश्किलों का सबब भी बनती हैं। कुछ एक घंटे के सफर के बाद इस जंगल में ये पहली नदी है जहां हम पहुंचे हैं। वैसे छोटी छोटी इस इलाके में कई सारी नदियां हैं, लेकिन हमारे सफर में ये पहली नदी है जिसके पार करने का एकमात्र रास्ता यही है। और इसे पार करने के बाद ही हम अपना आगे का सफर पूरा कर पाएंगे। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे ही रास्तों से जाना होगा और इसी तरीके से इससे पार पाना होगा। शिमोगा का इलाका कर्नाटक के पश्चिम घाट में पड़ता है, जहां प्रदेश की सबसे ज्यादा बारिश होती है। यही वजह है कि यहां नदियों और झरनों का जाल है। लेकिन जंगल तो जंगल होता है, यहां वो हर चीज है जो इंसान के लिए परेशानियां पैदा करती है। कई बार आप ऐसे सफर पर होते हैं जहां सामने आपको डर दिख रहा होता है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हैं। आप लगातार कोशिश करते रहते हैं और आप फिर सफल हो जाते हैं। ये वैसा ही सफर है जिस शलमाला नदी के किनारे हमें और हमारी पूरी टीम को पहुंचना है। उसके लिए हमें ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है जहां कोई भी इंसान अपना एक पैर रखने से पहले भी 100 बार सोचे। सहस्त्रलिंग के बारे में सभी जानते हैं, फिर उसके लिए इतनी मेहनत क्यों? सफर से पहले यह सवाल कई लोगों ने पूछा था। हमने बताया यह कवायद सहस्त्रलिंग के लिए नहीं, कर्नाटक की उस घाटी के संपूर्ण दृश्यम के लिए है जहां कई इत्तेफाक एक साथ जुड़ते हैं। घाटी का नाम शिमोगा यानी
महादेव का मुख। उस घाटी की एक नदी में मिलते हैं हजारों शिवलिंग यानी सहस्त्रलिंग, और इस नदी का नाम है शलमाला यानी देवी पार्वती। महज इतना ही नहीं, शिमोगा में इन सब के अलावा और भी कई तस्वीरें हैं जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। क्योंकि जिन रास्तों पर चलकर मंजिल तक पहुंचना होता है, मुश्किलों की वजह से उन रास्तों पर चलने से लोग कतराते हैं। ओह, खतरनाक है यार। एक मुश्किल तो हमारे सामने खड़ी थी, आगे का रास्ता बंद था। पेड़ गिरने से गड्ढा हो गया था, अब ये गिरा पेड़ ही आगे ले जाएगा। हम ऊपर इसी रास्ते से निकल पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। और ये कितने कांटेदार हैं। ओह, ये कांटे कितने बड़े बड़े हैं। और फाइनली हम किसी तरह से उस जगह से ऊपर आए, जो रास्ता बहुत ही खतरनाक था। किसी तरह से ये पेड़ ही कांटों का पेड़ है। ओह, शिमोगा जंगल के कुछ हिस्से में इंसानी बस्तियां भी हैं। तादाद भले ही कम है, लेकिन बस्तियों की वजह से जंगल का खौफ थोड़ा कम हो जाता है। जिस इलाके में पानी के नीचे एक साथ सैकड़ों हजारों शिवलिंग हैं, वो पूरा इलाका ही रहस्यों से लिपटा हुआ है। जिस जंगल से हम काफी तेजी से पिछले कुछ घंटों से गुजरते चले जा रहे हैं, उस जंगल में कोई आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन लौटता वो अपनी मर्जी से नहीं है। अभी कुछ और घंटों का सफर बाकी है। सामने जो ये जंगल है, इस जंगल को पार करना है, और इस जंगल को पार करने के बाद शायद हम उस जगह के और काफी करीब पहुंच जाएंगे, जिस जगह तक पहुंचकर हम भारतवर्ष को नया दृश्यम दिखलाने वाले हैं। निशानी कहीं भी हो, कैसी भी हो, उसकी एक कहानी जरूर होती है। अब शिमोगा के इस पर्वत को देखिए, इसका रंग, आकार, सब कुछ अजीब लगता है। मानो ये पत्थर नहीं, जली हुई लकड़ी है। कहते हैं ये भी शिव कथा से जुड़ी एक निशानी है। जिसकी कहानी जुड़ती है भस्मासुर दैत्य से। भस्मासुर के पास एक दिव्य शक्ति थी। वो जिसके सिर पर हाथ रखता, वो शख्स जलकर भस्म हो जाता। एक बार भस्मासुर महादेव के पीछे पड़ गया।
फिर भगवान विष्णु ने भस्मासुर को अपने माया जाल में फंसाया, जिससे भस्मासुर ने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। भस्मासुर पल में जलकर खाक हो गया। इस पहाड़ को उस कहानी के साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाता है। कहते हैं भगवान शिव ने इसी जगह पर शरण ली थी और भस्मासुर इसी जगह खाक हुआ था। पहाड़ के अंदर एक गुफा है जिसकी बनावट, पत्थरों का आकार सब हैरत में डालते हैं। भारतवर्ष के लिए यह भी एक दृश्यम है और हमारे सफर के बीच में छोटा सा पड़ाव, लोग उसे याना केव के नाम से जानते हैं। इसकी बनावट बेहद खूबसूरत है। आप हमारे ठीक ऊपर दो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को देख सकते हैं और ये टुकड़े ऐसे लगे हुए हैं जैसे कभी भी ये गिर जाएंगे, लेकिन सालों से इसकी बनावट ऐसी ही है। लोगों का यहाँ आना जाना है और इसकी मान्यता इसलिए ज्यादा है क्योंकि कहते हैं कि इसके ठीक नीचे, इस केव, याना केव के ठीक नीचे भगवान भैरव उत्पन्न हुए थे, उद्भव हुआ था उनका, जिसके बाद लोगों के बीच में इसकी थोड़ी बहुत धार्मिक मान्यता भी है। कहानी और निशानी, ये तालमेल कुछ लोगों के लिए इत्तेफाक है तो कुछ लोगों के लिए आस्था का सबब। दोनों बातें मिलकर याना केव को बनाती हैं शिमोगा का एक दृश्यम। जब पड़ाव ऐसा है तो मंजिल कैसी होगी, यानी सहस्त्रलिंग से आगे शलमाला नदी का वो मोड़ जहां कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां कई विशालकाय प्रतिमाएं हैं, जिनमें से कुछ खंडित हैं तो कुछ नदी में डूब चुकी हैं। आज पहली बार शिमोगा जंगल और शलमाला नदी का वो दृश्यम दुनिया के सामने आएगा। लेकिन जंगल की उलझनों ने उलझा रखा था। शिमोगा के जंगल को बढ़ती आबादी धीरे धीरे निगल रही है, लेकिन जितना भी हिस्सा बचा है उसकी खूबसूरती आज भी चकाचौंध करती है। यहां के झरने, पहाड़ियां, खूबसूरत वादियां और पेड़ों के झुरमुट, सफर की थकान के बावजूद इन्हें देखकर एक सुकून का एहसास होता है। तो कर्नाटक के इन जंगलों में घूमते हुए दो पेड़ आपको दिखेंगे। एक तो ये ऑल स्पाइसेस का पत्ता है, जिस पेड़ के पास हम खड़े हैं इसका नाम ही है ऑल स्पाइसेस,
और एक सुपारी का पेड़। सुपारी का पेड़ भी आपको जंगलों में, जंगल से बाहर ग्रामीण इलाकों में भी काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन जंगलों में भी खूब पाए जाते हैं। यहाँ लोग इसे कच्चा भी खाते हैं, इस पत्ते को ऐसे तोड़कर। ये बिल्कुल लौंग की तरह इसका स्वाद है और इसका इस्तेमाल यहाँ के लोग वेज खाना, नॉन वेज खाना बहुत आराम से इन दोनों खाना में इसका इस्तेमाल करते हैं। खास करके बिरयानी बनाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, सांभर बनाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। और ऐसे इसे सूंघने पर भी ऐसा लगेगा जैसे आप लौंग की खुशबू ले रहे हैं, ऐसा ही आपको प्रतीत होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि सहस्त्रलिंग ही शिमोगा का मुख्य केंद्र है, जिसकी कहानी दो राजाओं से जुड़ती है। पहले राजा का नाम है सदाशिव राया और दूसरे राजा हैं सवादी अक्सप्पा नायक। इतिहास के पन्नों में सदाशिव राया को सिरसी का राजा बताया गया है और सवादी अक्सप्पा को सोंदा का। सोंदा एक गांव का नाम है जो आज भी सिरसी का एक हिस्सा है। सहस्त्रलिंग किस राजा ने बनाया, इसे लेकर भले ही एक राय ना हो, लेकिन वजह एक ही थी और वो थी संतान की चाहत। एक अनुमान के मुताबिक सहस्त्रलिंग को 1678 से 1718 के बीच बनाया गया था। किस्से कहानियों की दुनिया से बाहर निकले तो खुद को मंजिल के बेहद करीब पाया। हमारे सफर के बीच में एक दृश्यम ये भी है और ये इसलिए खास है कि इसी वाटरफॉल के ठीक पीछे जो हमारी मंजिल है, जो तस्वीर आती है, जिस तस्वीर की पूरी सच्चाई हमें दिखानी है, वो तस्वीर इसके ठीक पीछे ही मिलेगी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अब हम जल्द से जल्द इस वाटरफॉल के पीछे जाएं और आपको वो असल दृश्यम दिखाएं। हमें बताया गया था झरने से आगे बढ़ते ही शलमाला नदी का इलाका शुरू हो जाता है। जहां वो पूरे वेग से बहती है। जंगल के एक कोने पर नदी अपनी दिशा बदलती है और उसी जगह पर मौजूद है सहस्त्रलिंग। अद्भुत नजारा था ये। कल कल बहती एक नदी, नदी में सैकड़ों चट्टान, और हर चट्टान पर शिवलिंग। शलमला नदी का ये वही हिस्सा है जिसे आपने एक बार नहीं कई बार देखा होगा। ये ऐसे ही बड़े छोटे कई तरह के पत्थर हैं। इन पत्थरों की बनावटों को आप देखिए और इसी पर में शिवलिंग है। कहीं छोटा शिवलिंग है, कहीं बड़ा शिवलिंग है और आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी शुभ मंदिर में आपने देखा होगा कि आपने अगर यहाँ जलाभिषेक किया तो इधर से वो जल निकल गया। बिल्कुल वैसी ही बनावट है। जिधर देखो उधर ही शिवलिंग थे। छोटे बड़े
हर आकार के। कुछ शिवलिंग छोटी शिलाओं पर थे तो कुछ बड़ी चट्टानों पर। पत्थरों की बनावट ऐसी है जैसे कोई बड़ा सा पत्थर हो और उस पत्थर के ऊपर में किसी ने इस शिवलिंग को बना दिया हो, बिल्कुल वैसे ही ये इसकी बनावट है। हालांकि नदी में अभी पानी कम है लेकिन बहाव काफी तेज है। ये देखिए एक शिवलिंग, इस पत्थर की बनावट कैसी है। इस पत्थर की बनावट ऐसी है, लग रहा है जैसे किसी ने इस हिस्से को काट दिया हो। बावजूद इसके ऊपर भी एक शिवलिंग है और आकार भी बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने किसी शिव मंदिर में देखा होगा। ये देखिए हमारे ठीक पीछे एक और शिवलिंग है। इस शिवलिंग की भी बनावट वैसी ही है जैसे किसी शिव मंदिर में आपने देखा होगा। दावे के मुताबिक शलमाला नदी के इस मोड़ पर 1000 शिवलिंग हैं। गिनती कभी नहीं की गई, लेकिन इस जगह से जुड़ी कहानी पर लोगों को विश्वास है। आप मेरे दाएं देखें या बाएं देखें या फिर ठीक मेरे बगल में देखें, जिस तरफ आप देखेंगे आपको शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई पड़ेंगे। कोई पत्थर बड़ा सा है उसके ऊपर शिवलिंग है, कोई पत्थर छोटा सा है उसके ऊपर शिवलिंग है, कोई ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल नुकीला की तरह दिखता है आपको कि एकदम बिल्कुल नुकीला होगा, उसके ऊपर शिवलिंग है। आप मेरे और बाईं तरफ देखेंगे तो एक और बड़ा सा पत्थर है आयताकार, उसके ऊपर शिवलिंग है। जितने शिवलिंग उतने नंदी, कुछ खंडित तो कुछ साबुत। नंदी की कुछ प्रतिमाएं शिवलिंग के सामने हैं तो कुछ शिवलिंग के बगल में। शिमोगा जंगल में जो भी आता है सहस्त्रलिंग पर उसकी यात्रा खत्म हो जाती है। लेकिन हमें इससे आगे जाना था, जो सहस्त्रलिंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन जानकारी के अभाव में वहां बहुत कम लोग जाते हैं। शलमाला नदी के इस हिस्से में शिवलिंग कम, प्रतिमाएं ज्यादा हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। नदी में एक हिस्सा ऐसा है जहां सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देते हैं, लेकिन एक दूसरा हिस्सा है जिस हिस्से में शिवलिंग भी दिखाई पड़ते हैं और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां भी दिखाई पड़ती है। इस शिवलिंग को देखिए, ये बिल्कुल ऐसे तिरछा करके रखा हुआ है जैसे किसी फिल्म का ये दृश्य हो, किसी सिनेमा का ये हिस्सा हो। यहां का नजारा सहस्त्रलिंग से थोड़ा अलग है, जो एक विशाल मंदिर के अवशेष लगते हैं। कई ऐसे पत्थर हैं जिन पत्थरों पर कोई आकृतियां नहीं है, जैसे मैं इस पत्थर पे खड़ा हूं, इस पर कोई आकृतियां नहीं है। ऐसे भी यहां पर में सैकड़ों पत्थर हैं जिस पर कोई आकृति नहीं है। ये पत्थर जिस पर मैं आया, इस पर भी कोई आकृति नहीं है, लेकिन इसके ठीक बगल में कहते हैं कि ये नाग देवी की मूर्ति है। हालांकि ये मूर्ति खंडित है
बीच में पानी की वजह से कुछ लकड़ियां भी आकर फंस गई है। बिल्कुल ऐसे ही ये मूर्ति रहती है, इसका आकार भी यही है, ये बीच से ऐसी टूटी हुई है। कहते हैं कि ये नाग देवी की मूर्ति है। कहते हैं यहां अभी जितनी प्रतिमाएं दिख रही हैं, इससे ज्यादा नदी के गर्भ में समा चुकी हैं। ये पत्थर जिस बड़े पत्थर से टकराया है, उसके ऊपर में जो तस्वीर दिख रही है वो नंदी की तस्वीर है। नंदी का ये सिर दिख रहा है, आंखें हैं, नाक है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बड़े से पत्थर पर किसी ने नंदी की तस्वीर उकेर दी हो। शलमाला नदी की इस प्रतिमा को देखकर हर कोई चौंक जाता है। इन दो मूर्तियों को कोई शिव पार्वती कहता है तो कोई नाग देवी। शिवलिंग यहाँ भी है, नंदी की मूर्ति भी यहाँ है, लेकिन यहाँ अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, नाग देवी की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के बारे में भी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये जो जगह है, ये जगह जहाँ एक साथ सैकड़ों हजारों शिवलिंग हैं, उस जगह से थोड़ा सा आगे है। शलमाला नदी के इस हिस्से पर लोगों की निगाह नहीं जाती। जो चंद लोग पहुंचते हैं, सहस्त्रलिंग जैसा मानकर दूर से ही लौट जाते हैं। जो भी सहस्त्रलिंग आता है, कई सवालों के साथ वापस जाता है। नदी में हजारों शिवलिंग और मूर्तियों को किसने बनवाया, क्यों बनवाया? इतिहास के जानकारों के मुताबिक सहस्त्रलिंग और कुछ नहीं, एक अधूरा मठ है। सिरसी के शासकों ने शलमाला नदी पर मठ बनाने का फैसला किया था। शिवलिंग और प्रतिमाएं बनने के बाद राजा ने फैसला बदल दिया, मठ कहीं और बना दिया गया। गोंदा महाराजों ने 400 years before ये दे निर्णय किए वो इसी प्रदेश में स्वर्णवल्ली मठ को कंस्ट्रक्ट करने का है। ये लेकिन दे स्टार्टेड वर्क, शिल्पियों ने सहस्रलिंग, थाउजेंड्स ऑफ शिवलिंगास दे कंस्ट्रक्ट किए। मठ कंस्ट्रक्शन के समय में वो ये निर्णय किया वो दूसरी जगह पर मठ कंस्ट्रक्ट करने का निर्णय किया। लेकिन ये केवल सहस्रलिंग नदी में रह गया है, ये मठ नहीं है। सारे अदर बिल्डिंग्स ना आ पाई। सहस्त्रलिंग भले ही अधूरा मठ है, लेकिन हमने शिमोगा के जंगल और सहस्त्रलिंग के पूरे दृश्यम को दुनिया के सामने लाने का वादा किया था और हम ऐसा करने में कामयाब रहे। हाँ, एक बात जरूर है, इस बात में कोई शक नहीं है कि सहस्त्रलिंग हिंदुस्तान की गौरवशाली परंपरा का अद्भुत दृश्यम है। लेकिन वक्त के साथ अब इसे संरक्षण की जरूरत है। कर्नाटक के जंगल की खाक छानने के बाद हमारी टीम निकल पड़ी एक नए सफर पर। इस वादे के साथ, चुनौतियां ज्यादा हों या कम, खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्य।
देख रहे हैं आप, ये भूल भुलैया है। सब एक साथ रहना, भटकना मत। ये कहाँ जा रहा है मुझे नहीं मालूम। ओह, अंदर अंदर एक गड्ढा है। हम रास्ता भटक रहे हैं, हमें मेन जगह पर जाना होगा। ओह, वो आंखें चमक रही हैं, देखो खूब सारी आंखें हैं। ये चमगादड़ों का पूरा एक समूह है, दिख रहा है। और वो बहुत तेजी से उड़ गए, लाइट बंद करके आना पड़ेगा। भागो पहले नीचे की ओर, नीचे नीचे नीचे। ये बहुत खतरनाक लग रहा है, जगह नहीं जिससे आप चल सके। ओह, केयरफुली आगे बढ़ो। गुफा की बहुत गलत जगह पे चला गया था मैं।